हेलो गाइस, द ब्लिप बर्ड विष्णु कुशवाहा आपका अगेन स्वागत करता है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मुंबई में जैसे 1-2 दिन के लिए आप आओ तो रहने का क्या सीन रहता है, कहाँ पर आप रुक सकते हो। एक होटल का रिव्यू किया था मैंने, उसका क्या चार्ज रहता है, रहने की क्या व्यवस्था रहती है, क्या है क्या नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊँगा जैसे कोई बंदा परमानेंटली यहाँ पर रहने के लिए आ रहा है तो उसको कैसे रूम मिलते हैं, कैसे नहीं मिलते, क्या सिस्टम यहाँ पर रहता है। जैसे दिल्ली और मुंबई ये 2 बड़ी सिटीज़ है, इनमें दोनों में लगभग ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन मुंबई में थोड़ा और भी एडवांस है। तो देख के आप चौंक जाओगे कि कैसे रूम मिलते हैं यहाँ पर और क्या सिस्टम रहता है, वो सारी चीज़ें। देखो, मुंबई काफ़ी अच्छा शहर है क्लीनलीनेस के मामले में भी। और जैसे जो इलाका है जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, ये CSMT के आसपास रह रहा हूँ, छत्रपति महाराज शिवाजी टर्मिनस के यहाँ पर नेशनल हिंदू होटल में। तो इस जगह पे तो काफ़ी सही है, मतलब क्लीनलीनेस। और मुंबई का जैसे वेदर वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर बारिश तो होती रहती है, मतलब टाइम से, थोड़े टाइम में बारिश आ जाएगी, छाता लेके ही चलना पड़ेगा आपको। अभी तो खैर नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं लगती है और जो वेदर है काफ़ी कूल रहता है यहाँ पे। और यहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो काफ़ी देखने पर आपको बड़ी अच्छी लगेगी, मतलब बहुत पुराने टाइम से, अंग्रेज़ों के टाइम से बनी हुई है। बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। और जिस जगह पे मैं रुका हूँ उस जगह का नाम है फोर्ट। तो बड़े ही अच्छे तरीके से बनाई गई है, पत्थरों से बनाई गई है जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, जिसमें अभी सरकारी ऑफिसेज है बहुत सारे। तो जैसे कि हम अभी यहाँ पर पोस्टेड हुए ही हैं, तो हम रूम वगैरह ढूंढ रहे थे, आसपास पूछ रहे थे भाई कैसा क्या रहता है यहाँ पर, सीन कितना खर्चा बैठ जाएगा। जैसे एक दोस्त और है मेरा जो राजस्थान से आया मेरे साथ, और मैं भी हूँ, तो 2 जने मिलके हम रूम ढूंढ रहे हैं। तो हमें कितना लोग खर्चा बता रहे हैं कि कितना खर्चा आ जाएगा पहले महीने में आपका। स्टार्टिंग में क्या है, जो पहला महीना होता है ना यहाँ पे रहने के लिए जब आप आओगे, तो वहाँ पर क्या है, उस जगह पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले महीने में आपको रेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें पे करनी पड़ती है। वो चीज़ें क्या क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, और कितना कुछ रेंट रहता है यहाँ पर। जो बढ़िया जगह है रहने के लिए उस जगह पे क्या रहता है। और जो ट्रैवलिंग का है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रैवलिंग यहाँ पे काफ़ी सस्ता है, मतलब 1 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आप बस में चल सकते हो। लेकिन शाम को और सुबह ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो ट्रैवलिंग करने में आपको इतना ज़्यादा वो नहीं होगा। वैसे तो दिक्कत, सस्ता है मतलब, लेकिन टाइम थोड़ा सा लग सकता है, ठीक है। और रेंट वगैरह का क्या रहता है, आसपास तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इधर CST के आसपास बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन यहाँ से आप लोकल ट्रेन चलती है, तो लोकल ट्रेन से 4-5 स्टेशन बाद रहोगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कितना कुछ रहता है यहाँ पर रेंट। तो देखो, मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें जो अप्रोक्स खर्चा है ना, मतलब कोई बंदा जो नया आए उसके पास बजट है तो वो कैसे रहेगा। जैसे अपन तो क्या करते हैं, अपने को ज़्यादा खर्चा लगता है तो थोड़ा बार्गेनिंग करते हैं, या फिर देखते हैं थोड़ा दूर मिल जाए, या फिर कोई और इकोनॉमिकल हो तरीका, वो देखते हैं। जैसे कोई बंदा पहले से रह रहा है तो वो अपने रूम में एडजस्ट कर ले, या फिर ऐसी चीज़ें अपन देखते हैं। लेकिन कोई बंदा है जिसके पास पैसों का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वो अगर आता है तो वो कैसे उसको रिव्यूज़ मिलते हैं कि किस तरीके से आपको रूम मिलेगा, कितना कुछ खर्चा बैठेगा। जैसे मैं 2 जनों का आपको बताता हूँ कि 2 जनों का कितना खर्चा बैठ जाएगा, मतलब जो पहले महीने में जब रहेगा स्टार्टिंग में आके, तो वो बताता हूँ। मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ। हाँ, लिस्ट देखने से पहले एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर रूम मिलने के क्या तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे अपने राजस्थान में या फिर अदर जो स्टेट हैं, वहाँ पर तो ये सिस्टम रहता है कि आप जाओ, टू लेट का बोर्ड लगा रहता है, और अपन देखते हैं कि टू लेट, हाँ ठीक है, यहाँ पे रूम अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन उनसे, मकान मालिक से बात कर लेते हैं कि कितना रेंट है, लाइट का अलग है या नहीं है, पानी का अलग है या नहीं है, तो उस हिसाब से अपने को रूम मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कहीं भी टू लेट का बोर्ड नहीं दिखेगा। पूरे कहीं भी घूम जाओ आप, यहाँ पर टू लेट का बोर्ड आपको दिखेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे क्या है, सिस्टम ऐसा रहता है, ब्रोकर्स होते हैं, जिसे अपन साधारण भाषा में दलाल बोल देते हैं। तो ब्रोकर्स होते हैं, वही रूम दिलाते हैं यहाँ पे। उनके थ्रू ही अपन मकान मालिक से कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब, और मकान मालिक अपने को उनका रूम दे सकता है। जब तक ब्रोकर से कांटेक्ट नहीं होगा, ब्रोकर ही अपने को रूम दिखाएगा, क्या अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें ब्रोकर ही अपने को बताएगा। और ब्रोकर भी अपना कमीशन लेगा, वो कमीशन कितना रहता है कितना नहीं रहता, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा भी क्या चीज़ है, देखो, सबसे पहली चीज़ होती है आपको रेंट यहाँ पर देना पड़ेगा। जो महीने का रेंट है वो देना पड़ेगा। और यहाँ पर रूम नहीं मिलते, जैसे छोटा सा रूम मिल गया अपने को, उसमें एडजस्ट कर लिया। दिल्ली में तो काफ़ी मिलते हैं, मुंबई में क्या है, फ्लैट मिलते हैं सीधे। यहाँ पर क्या है, छोटी बिल्डिंग्स, आपको छोटे मकान कम मिलेंगे। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है, जैसे 1 मंजिल आपको बहुत, जैसे सामने वाला देख लो 3 मंजिल है,
और वो सामने वाला उसमें जैसे आपका बजट थोड़ा ठीक है तो उसमें भी रह सकते हो, लेकिन अगर मिडिल क्लास से हो तो फिर तो दिक्कत आएगी सही। तो देखो यहाँ पर ये जो सामने है ये भी 3 मंजिल है, मतलब 1 मंजिल बहुत कम मिलता है, 2 मंजिला भी कम ही मिलता है, 3 मंजिल रहते हैं अप्रोक्स यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहला तो होता है रेंट, आपको रेंट पे करना पड़ेगा। और जब पहले महीने में आप रूम ढूंढोगे ब्रोकर के थ्रू, तो ब्रोकर को आपको जितना पहले महीने का रेंट है वो रेंट भी आपको उसको देना पड़ेगा, मतलब पहले महीने का रेंट उसको देना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ब्रोकर को देना पड़ेगा। जैसे मान लो, और यहाँ पर जो फ्लैट का रेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 जनों के लिए आपको फ्लैट चाहिए, 3 भी रह सकते हैं उसमें, आप 3 जने भी एडजस्ट हो सकते हो, लेकिन वो 2 जनों के हिसाब से एग्रीमेंट बनाते हैं यहाँ पे। तो वो उसका जो अप्रोक्स कॉस्ट रहता है ना, जैसे थोड़ा सा दूर लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आसपास तो मिलेगा नहीं, कहीं पे CST के आसपास नहीं मिलेगा, 1-2 लोकल स्टेशन बाद आपको मिलेगा। तो उसका जो अप्रोक्स जो रेंट रहता है वो रहता है 18,000 रुपये की समथिंग, मतलब 15,000 से स्टार्टिंग होगी, 12 में भी मिल जाता है कई लोगों को, लेकिन 15,000 से स्टार्टिंग रहता है। तो आपको ठीक ठाक चाहिए तो 18 से 20,000 तक वो मिलेगा आपको, ठीक है। अब 18 से 20,000 तक मिलेगा, और मैंने आपको बताया जो पहले महीने का रेंट होता है वही रेंट आपको ब्रोकर को पे करना पड़ेगा, जो नॉन रिफंडेबल है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 36,000 हो गए, 2 दिनों का बता रहा हूँ मैं आपको, 18,000 प्लस 18,000 36,000 हो गई है, ठीक है। उसके अलावा मकान मालिक आपको क्या है, देखो मुंबई में क्या है ना, जानकार ऐसा नहीं है कोई आसपास के इलाके के रहने आ गए, यहाँ पर दूर दूर से पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं, और भी जो रहने वाले आते हैं वो आउट ऑफ द कंट्री से भी आते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, लोगों का विश्वास नहीं है कि कौन बंदा यहाँ पर सही है क्या नहीं है, तो मकान मालिक क्या करते हैं, सिक्योरिटी रखवाते हैं। अपना मकान देंगे किसी को रहने के लिए तो उससे पहले वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएंगे, और वो सिक्योरिटी जो डिपॉजिट है ना वो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। लेकिन बात ये है कि जब आप यहाँ से निकल के जाते हो वापस, तो आपको वो सिक्योरिटी अमाउंट वापस मिल जाता है। और उसमें भी ये है इम्पोर्टेंट बात कि वो आपको जो एग्रीमेंट करवाता है उसमें लिखाता है वो कि जब भी आप ये रूम छोड़ कर जाओ तो 1 महीने पहले हमें नोटिस देना कि हम यहाँ से 1 महीने बाद खाली करेंगे, तब जाके वो आपका 1 महीने के बाद सिक्योरिटी अमाउंट आपको देंगे जब आप जाओगे तब, ठीक है ना। ऐसा कुछ यहाँ पर सिस्टम रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि 18,000 तो रेंट रहेगा, 18,000 क्या रहेगा जो ब्रोकर को अपने को देना पड़ेगा। और ब्रोकर से अगर अपन बार्गेनिंग करते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कि इतना हमारे पास बजट नहीं है ये वो, तो ब्रोकर के तो वैसे ही कमाई है, मतलब एक रूम दिलाने पर ही इतना सारा अमाउंट बन रहा है, तो वो क्या करता है 2-3 हज़ार रुपये कम भी कर सकता है, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है यहाँ पे। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसे 18,000 हमारा रेंट है, उस हिसाब से मतलब आप देख लो कि 50,000 वो डिपॉजिट मांगता है, तो 25,000 दोनों बंदों के जुड़ेंगे उसमें, तो 50,000 डिपॉजिट और 36,000 वो दोनों ब्रोकरेज का प्लस रेंट। ये पहले महीने का खर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, ये लगभग 86,000 बैठ रहा है, 36 और 50 86,000 में, इसमें 50,000 अपने को वापस मिल जाएंगे, और ये जो 36,000 अपने को लग रहे हैं ये पहले महीने में पूरे हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगले महीने से आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा, अगले महीने से आपका सिर्फ रेंट लगेगा, जो रेंट लग रहा है 18,000 रुपये फ्लैट का रेंट लगेगा। बाकी इसके अलावा भी जैसे किसी को इतना भी नहीं बैठ रहा है तो फिर अपने को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा और दूर लेना पड़ेगा, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, आधा 1 घंटा। और मुंबई की एक खास बात और बताता हूँ मैं आपको, जो मुंबई में रहता है स्टार्टिंग में आता है तो उसको काफ़ी भीड़ लगती है, और उसको लगता है कि यार इतना भीड़ भाड़ में कैसे रहेंगे, कैसे ट्रैवल करेंगे, क्या बहुत सारी बातें रहती हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि अच्छा 25 किलोमीटर आप के पास ही है, ऐसे बोलते हैं, मतलब वो लोग कि आपको बस ये 25 किलोमीटर पे फ्लैट मिल जाएगा और आप आराम से आ जा सकते हो, मतलब। तो 25 किलोमीटर से वैसे लोकल से टाइम इतना भी नहीं लगता है, आधा 1 घंटा लगता है, आधा घंटा लगभग, आधे घंटे में पहुंचा देती है, आधा पौन घंटा मान लो खींच के, इतना कुछ ट्रैवल करके आप ऑफिस तक पहुंच सकते हो। लेकिन यहाँ के लोग ना 50 किलोमीटर के भी यूँ ही मानते हैं, हाँ ठीक है 50 किलोमीटर पे जाके ले लो फ्लैट, सस्ता मिल जाएगा, और सस्ता मिलता है। पास में आपको बहुत महंगा मिलेगा क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस भी हैं काफ़ी, और भी क्या है, चीज़ें महंगी है इधर, मतलब काफ़ी ज़्यादा। लेकिन दूर जाओगे ना आप, तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ 18,000 रेंट बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे आपको 7-7 हज़ार में भी फ्लैट मिल जाएंगे, लेकिन वो काफ़ी दूर रहेंगे। तो ट्रैवलिंग में जैसे कोई ऑफिस वाला बंदा है तो उसको तो दिक्कत आएगी ट्रैवल करने में, तो इतना दूर तो ले नहीं सकता। पास वालों के लिए इतना कुछ रेंट बैठता है 12 से 18, 20, 25, 30 तक, फिर जितना हाई फाई चाहो उतना आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बसें देखिए यहाँ पर, बसें ऐसे चलती है, डबल डेकर भी, मतलब डबल मंजिल भी चलती है, नॉर्मल भी चलती है, और ये टैक्सी है। टैक्सी कुछ लोगों को जिनको जल्दी होती है वो टैक्सी से भी जा सकते हैं। टैक्सी का जो चार्ज बैठता है वो बैठता है अराउंड
15 रुपये पर किलोमीटर, लगभग 10 से 15 रुपये पर किलोमीटर बैठता है लगभग। तो बस का जो चार्ज है वो काफ़ी कम है, पर किलोमीटर 1 रुपये बैठता है मतलब बस का चार्ज। लेकिन वही है, सुबह शाम थोड़ी भीड़ रहती है, इसलिए ट्रैफिक जाम रहता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। 5 किलोमीटर में भी आपको आधा घंटा से ज़्यादा लग जाएगा, आधा घंटा क्या 1 घंटा भी लग सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो ये बात है। तो देखो, कोई बंदा अगर नया नया जॉब करने यहाँ पर आता है तो उसका खर्चा क्या रहता है, या फिर कोई मतलब किसी को 1 महीने का काम है या फिर 2 महीने का या फिर परमानेंट रहने के लिए आ रहा है, तो पहले उसका क्या खर्चा बैठ जाएगा 2 जनों का जो जॉब करने आ रहे हैं, उनका मैं आपको आइडिया देता हूँ। ये देखो, मैंने ये लिस्ट बना रखी है। मुंबई रेंट स्ट्रक्चर फॉर 2 पर्सन्स, 2 जनों के लिए 18,000 का फ्लैट का रेंट रहेगा, ब्रोकरेज लगेगा उसका 18,000। तो इसमें ये जो ब्रोकरेज है उसमें कम भी हो सकता है वो आपको 12-15 में कर दे काम, इतना भी हो सकता है, 15 तक ले लेगा वो। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 50,000, वो तो आपको जैसे ही आपको रूम देने की बात करेंगे, भाई हाँ ठीक है आपको दे देंगे, तो पहला काम आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा, ये तो आपको कराना ही पड़ेगा, इसके में एंटर नहीं करने देंगे, ठीक है। और इसके अलावा भी जैसे अभी मकान मालिक आपको बोलता है कि लाइट का बिल अलग रहेगा, तो वो तो थोड़ा बहुत खर्चा रहता है, उसमें कोई इतना वो ज़्यादा इशू नहीं है। और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर मुंबई में जब पहली बार आते हैं। लेकिन ये जो अमाउंट है ना 86,000 बैठ रहा है, और ये जो रहने का भी आप इसके अलावा खाने का भी इसमें जोड़ोगे और ट्रैवलिंग का थोड़ा बहुत जोड़ोगे, तो आपका लगभग 1 लाख के ऊपर खर्चा जाएगा 2 जनों का मिला के, है ना, ठीक है ना। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली से है या फिर थोड़ा नॉर्मल है, तो थोड़ा सा डरावना हो गया है एक तरह से, कितना खर्चा कैसे मैनेज करेंगे। तो उनको मैं बताता हूँ क्या कर सकते हैं वो। जैसे कोई बंदा पहले से फ्लैट में रह रहा है, पहले से जानकारी देखो निकालनी पड़ेगी। कोई बंदा जॉब कर रहा है पहले से, जैसे आप जॉब करने आए हो यहाँ पे, तो आप इधर उधर ऑफिस में बातचीत करके देखना कि कोई पहले से रह रहा है कि यहाँ पे कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको कि कोई पहले से रह रहा है बंदा यहाँ पर, उसने ऑलरेडी सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है, तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं देना पड़ेगा, ओनली रेंट लेके वो आपको एडजस्ट कर सकता है। जैसे 2 जने रह रहे हैं फ्लैट में, तो 3 जने एडजस्ट हो जाओ वहाँ पे। कोई बंदा सिंगल ही लेके रह रहा है फ्लैट ही, तो उसके साथ एडजस्ट हो गए तो रेंट आधा हो जाएगा आपका। सिक्योरिटी तो उसने एक बार दे दिया, तो आपको नहीं देना पड़ेगा वो, और ब्रोकरेज भी उसने एक बार दे दिया, तो वो भी आपका नहीं लगेगा, किसी ने फ्लैट ऑलरेडी ले रखा है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है यहाँ पर एडजस्ट होने का। किसी के साथ एडजस्ट हो जाओ तो उसमें आपका ज़्यादा कुछ खास खर्चा नहीं आता। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो 18,000, जैसे मैंने रेंट बताया, दो जने मिलके 18,000 रुपये दे रहे थे वो रेंट। तो मेरा दोस्त वहाँ पे एडजस्ट हुआ, तो उसने बोला कि मैं भी आपके साथ एडजस्ट होना चाहता हूँ। उन्होंने क्या किया, 6,000 रुपये तो उसने रेंट दे दिया, और 6,000 जितना रेंट दिया उतना ही ब्रोकरेज उसने उनको दे दिया। तो उसका 12,000 रुपये 1 महीने का खर्चा आया। जितना ये बैठ रहा है, मतलब अपना 86 बैठ रहा है ना, 43,000 की जगह पे उसका 12,000 में काम हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी हो जाता है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे जब आप आओगे, आपको जानकारी होगी, तो आराम से मतलब आप एडजस्ट हो जाओगे चीज़ों में। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं जल्दीबाजी में रूम ले लिया कि भी कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। 2-4 दिन 5 दिन आप होटल में रुक सकते हो, जो 350 रुपये 300 रुपये इतना चार्ज रहता है। थोड़ा अच्छे भी हैं होटल जिनका 500 चार्ज है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि कितना इकोनॉमिकल आपको बैठ रहा है, कितना बजट है, कितना नहीं है। और ट्रैवलिंग का तो इधर ईजी है ही, मुंबई में घूमो, बढ़िया बढ़िया जगह है मुंबई में घूमने के लिए। ताज होटल है, मरीन लाइन्स है, और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, विक्टोरिया टर्मिनस भी बोलते थे इसको, और समुद्र है, काफ़ी सारी जगह है। सिद्धि विनायक है, और हाजी अली की दरगाह, ऐसे कुछ और भी है यहाँ पे। मतलब काफ़ी अच्छी जगह है, और साफ़ सफाई का आपको मुंबई में काफ़ी बढ़िया लगेगा, घूमने में मज़ा आएगा। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब आप स्टेशन पे उतरोगे तो देखो कई लोगों का तो फर्स्ट इंप्रेशन ही ख़राब हो जाएगा। स्टेशन पे जैसे उतरते हैं तो वहाँ पे लोग ऐसे भागते रहते हैं ना, एकदम जैसे तो उनको मतलब पीछे से आग लगी हुई है, ऐसे भागते हैं वो लोग। मेट्रो में चलती, मतलब जो मेट्रो नहीं, लोकल में वो चलती लोकल में चढ़ जाते हैं, चलती में उतरते हैं। और सिर्फ ओनली जेंट्स की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पर जो लेडीज़ हैं जो ट्रेवल कर रही है, वो भी चलती में चढ़ती और चलती में उतरती है। उनका अलग ही मतलब, यहाँ पे मुंबई के लोगों को, जैसे वो एक आता है रील देखा था मैंने, उसमें लिखा हुआ है कि मुंबई के लोगों में ना घाय बहुत ज़्यादा है। घाय मतलब जल्दीबाजी, हर चीज़ का जल्दीबाजी, जल्दी से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भिखारी रहेगा ना, उसको भी घाय लगी रहती है कि जैसे एक बार मांगेगा वो आपसे, 2 बार मांगेगा, तीसरी बार मांगेगा नहीं, वो चौथे के पास जाएगा, मतलब इतना रुकेगा नहीं वो आपके पास। तो ये बात है मुंबई। लेकिन ऐसा है जैसे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें धीरे धीरे जैसे आप रहोगे थोड़ा सा, तो चीज़ें आपकी एडजस्ट हो जाएगी। और थोड़ा सा सावधानी आपको रखना पड़ेगा, कोई चीट नहीं कर जाए, कोई पैसा लेके जैसे रूम का मैं दिला दूंगा ऐसे वैसे, तो वो थोड़ा सावधानी रखने का। और पहले जब आओ तो इतना घुलने मिलने का नहीं, मतलब इतना जल्दी। और
धीरे धीरे जब आपको लग जाए कि बंदा ट्रस्टेड है तो उस हिसाब से थोड़ा कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सावधानी ज़रूरी है। मतलब बाहर सिटी में, मुंबई वाकई में सपनों का सिटी है, यहाँ पर लोगों को बना भी देता है और दिक्कतें भी पैदा कर देता है। तो देख लेना, मतलब आप कभी आओ घूमने तो थोड़ा सावधानी के साथ रुकना। काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए भी, और लोग भी मिलते हैं, काफ़ी हेल्पफुल कोऑपरेटिव लोग भी मिलते हैं। और भी चीज़ें हैं, 2-4 बातें जो मुंबई के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। मुंबई में जो सिस्टम के लोग हैं वो काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं। मैंने इतनी जगह पे मैं चला गया हूँ, वहाँ पर कई जगह पे मैंने देख लिया, मतलब जो सरकारी जो डिपार्टमेंट होते हैं वो थोड़ा आलस में काम करते हैं। मतलब काम को हाँ ठीक है, डिले हो रहा है तो हो रहा है, इतना सिंसेरिटी से नहीं। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम काम करता है ना, वो इतना ईमानदारी से करता है ना, मतलब चाहे वो बस कंडक्टर ही क्यों नहीं हो, चाहे हॉस्पिटल में क्यों नहीं हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट ही क्यों नहीं हो, चाहे वो पोस्टल डिपार्टमेंट ही क्यों नहीं हो, सारे डिपार्टमेंट वाले जो ऐसा नहीं किया बस हाँ ठीक है आराम आराम से काम कर रहे हैं, उनको बस ऐसा धुन बना हुआ है ना कि बस काम करना है। तो वो हमेशा मतलब इतना ईमानदारी से काम करते हैं। अभी जैसे लंच हुआ, आधे घंटे का लंच हुआ तो फिक्स आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक वो आए नहीं। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये चीज़ देख के कि सरकारी डिपार्टमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, यहाँ पर इतना दिक्कत नहीं आएगा आपको। और बाकी कभी आओ मुंबई तो घूमो फिरो, देखो सपनों का शहर कैसा होता है, आपको भी लगेगा आइडिया। और भी जो मुंबई से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस चैनल पर बताता रहूँगा। और भी मेरा जॉब क्या है, क्या प्रोफाइल है, मैं क्या काम करता हूँ, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूँगा। और प्रिपरेशन से रिलेटेड भी मैंने एक ग्रुप यूट्यूब चैनल बना रखा है, उस पर SSC वाला विष्णु नाम से। तो उस पर मैं जो एजुकेशनल जो वीडियोज़ हैं एजुकेशन से संबंधित, जैसे कैसे तैयारी करनी है या फिर जो मेरा जॉब है वो कैसा है, क्या काम रहता है, कितना वर्कलोड रहता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको SSC वाला विष्णु चैनल है मेरा, उस पर डाल दूँगा। और बाकी जो वीलॉग्स है मुंबई से रिलेटेड जो भी इधर उधर की जानकारी है, तो जब तक यहाँ पर रहूँगा, फिर बाकी नेक्स्ट ज्वाइनिंग मेरी आएगी तब देखते हैं कहाँ पे होता है क्या होता है। तब तक मैं यहीं हूँ तो मुंबई के बारे में आपको चीज़ें बताता रहूँगा, ठीक है। तब तक आप मस्त रहिए, और अच्छा लगा हो वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, क्योंकि मुंबई के बारे में हल्का फुल्का तो आपको जानकारी लगा ही होगा, थोड़ा डर भी गए होंगे, थोड़ा लगा भी होगा, हाँ ठीक है मैनेज भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको थोड़ा सा मनोरंजन भी मिलेगा और चीज़ें क्या होती है मुंबई में, थोड़ा क्या रहता है वो सब कुछ आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यही है जीवन जीने के लिए सबसे अच्छा जो चीज़ है वो है स्माइल करते रहना, कितनी भी दिक्कतें हो स्माइल करते रहो, ठीक है। बाय।